सरला जी अकेली माँ की संघर्ष की कहानी बताती गई, जिन्होंने अपने बेटे को अच्छा भविष्य देने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष किए थे। ये पहली बार था जब डिम्पी उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। उसके लिए ये तो सिर्फ कहानी मात्र हो सकती थी, पर रचित की ये पूरी जीवनी थी। डिम्पी ने सरला जी से आगे पूछा, रचित की कॉलेज की पढ़ाई वो कहाँ से हुई थी? डिम्पी ने पूछा। कुछ दिनों के बाद रचित को कॉलेज में एडमिशन लेना था। उसे जिस कॉलेज में जाना चाहता था उसे वही की स्कॉलरशिप मिल गई। आगे की पढ़ाई वो करता रहा। इसी बीच पहली बार वो मुझसे 5 साल दूर रहा। मैं किराए पर ही रह रही थी। उसके बाद जब रचित आया तो उसे तुम्हारे पापा की कंपनी में काम मिल गई। सरला जी ने कहा। तो रचित कौन से शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, क्या ये नहीं बताया उसने? डिम्पी ने पूछा। वो, हाँ, लखनऊ में पढ़ाई किया करता था। सरला जी ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर इन 5 सालों में वो एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया? डिम्पी ने पूछा। नहीं, शायद पढ़ाई के कारण मैं भी कभी उसे बुलाने की जिद नहीं की। लेकिन हफ्ते में एक बार फोन जरूर कर लिया करता था और एक दिन वो खुद ही मुंबई आ गया। सरला जी ने कहा। डिम्पी पूरी बात जानने के बाद वहां से उठी। ठीक है, मैं चलती हूँ, कहते हैं वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सरला जी डिम्पी के जाने तक निश्चित हो गई। सरला जी ने डिम्पी को वही सब बताया जो सालों पहले उसने तय किया था। वो रचित के माता पिता के मौत के बाद निश्चित कर चुकी थी कि आज के बाद रचित उसका ही बेटा कहलाएगा, चाहे वह उसकी सगी मां नहीं भी रहे। यहाँ कमरे चलकर डिम्पी में सरला जी की एक एक बात गौर करती रही। इससे तो कुछ खास पता भी नहीं चला। ये तो बता रही हैं रचित के पापा की डेथ हो गई थी और इन्होंने ने ही सिंगल मदर होकर रचित को संभाला। तो फिर उस फोटो में वो तीनों कौन है? और सबसे पहले मुझे मलय मल्होत्रा का पता लगाना है। अगर डेथ से पूछूंगी तो आई एम श्योर वो नहीं बताने वाले। मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ रचित ऑफिस में बैठा अभी भी अपने फोन पर नजर गड़ाए बैठा था, तभी उसका फोन रिंग होता। सर, पता चल गया है आपकी लॉकर का पासवर्ड खोलने की किसने कोशिश की है? कॉल पर शान ने कहा। व्हाट? मैं अभी आता हूँ। रचित जल्दी ही ऑफिस से निकल गया, जहाँ शान से उसे आने को कहा। वो एक पतली सी संकरी गली थी। गली के लाइन से छोटे छोटे घरों की कतारें लगी थी। वो गली इतनी छोटी थी कि उसमें केवल एक ही इंसान आर पार जा सकता था। दूसरे व्यक्ति को आने के लिए उसे रास्ते पर ही रुकना होता जब तक वो व्यक्ति उस पार गुजर न जाता। अगर डिम्पी का काम फोन कॉल के जरिए नहीं हुआ होता तो यहाँ वो कदम रखने की सोचती भी नहीं। रचित के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका बचपन ऐसे ही तंग गलियों में बीता था। पर शान के लिए ये गली पार करना मुश्किल लग रहा था। खैर, किसी तरह गली पार करते हुए दोनों उस जगह पहुंच ही गए जहां की लोकेशन उन्हें मिली थी। वो घर भी बाकी घरों की तरह ही छोटा था। वहां का दरवाजा बंद था। शान के एक बार खटखटाने पर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अगले ही पल रचित का इशारा समझते ही शान दरवाजे को तोड़ देता। कौन है आप लोग? एक पतला दुबला सा लड़का अचानक से दरवाजा तोड़ने की आवाज पर कांप उठा। टेबल पर लैपटॉप था और उसके पास टीवी जोर से साउंड कर रही थी, जिसमें सीआईडी के दया वाला सीन चल रहा था। और उसी समय ठीक शान ने भी दरवाजा खोला तो दोनों जगह एक ही सीन बन जाने पर पतले लड़के की हवैया उड़ गई। तेरा बाप, शान ने कहा। ठीक टीवी पर उसी समय दया ने भी कहा। वो दुबला पतला सा लड़का शान के हटे कट्टे शरीर को देखकर थर थर कांपने लगा, जैसे साक्षात यमराज को देख लिया हो। शान उस लड़के की हालत देखकर उसे और ज्यादा डराने लगा कि रचित का इशारा करते ही शांत शांत हो जाता। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़का हकलाते हुए कहा। हमने कब कहा तुमने कुछ किया है? शान ने नजरें टेढ़ी करते हुए कहा। वो लड़का डर की हालत में थूक गटकने लगा। इस बंद कमरे में क्या काम करते हो तुम? रचित ने कहा। कुछ नहीं, बस ऑनलाइन क्लास करता हूँ, लड़के ने कहा। ओह, तो हमें बेवकूफ समझ रखा है। इस बंद कमरे में ऑनलाइन क्लास? हाँ, सच सच बता, क्या काम करते हो? शान ने डिपकते हुए लड़के का कॉलर ऊपर खींच लिया। आह, बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए साहब। शान उसका कॉलर छोड़कर पीछे की ओर धकेल देता। मैं यहाँ साइबर का काम करता हूँ, छोटा मोटा हैकर हूँ, लड़के ने कहा।
अच्छा हैकर, तुम्हें पता है इस काम के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। रचित ने कहा, पता है सर, इसलिए तो छुप कर करता हूँ। लड़का उदासी से कहता है, इसे देखो, इस लॉकर सिस्टम के पासवर्ड को भी तुमने ही हैक किया था ना। शान अपने फोन पर तस्वीर दिखाता हुआ कहता, हाँ मैंने ही किया था सर, पर मैंने खुद से नहीं किया था हैक, मुझसे करवाया गया था। मुझे किसी का फोन आया था, उसने मुझे ये तस्वीर दी और इस सिस्टम को मैंने समझकर हैक कर लिया और फिर पासवर्ड बता दिया। उस लड़के ने धड़ाधड़ कहना शुरू कर दिया, और वो पासवर्ड काम भी कर गई क्योंकि वो सही पासवर्ड थी। रचित ने सपाट भाव से कहा, क्या बात कर रहे हैं सर, सच्ची आई शपथ, मैंने जिंदगी में कभी इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को हैक नहीं किया था और देखिए काम भी कर गई। वो ही कर हंसने लगा। चुप करो, और बताओ कि किसके कहने पर तुमने ये काम किया। शान उसे डपकते हुए कहा, सर सच कहता हूँ, जिसने भी मुझसे ये काम करवाया मैं उसको नहीं जानता। वो मुझे जानता है ये भी मैं नहीं जानता। हमारी बात एक बार हुई थी फोन पर। उसने काम बताया, मैंने हाँ कर दिया, उसके एक दिन ही मैं काम पूरा करके उसे पासवर्ड फोन में ही सेंड कर दिया। और उसके बाद मुझे मेरे पैसे मिल गए और उसका काम भी निपट गया। सर इसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता, वो कौन है, कहाँ से है, कुछ भी नहीं। उस लड़के ने कहा, ठीक है फोन पर बात हुई थी। नंबर दो मुझे उसका, शान ने कहा, और वो लड़का फोन में से उस नंबर को ढूंढने लगा। नंबर मिलते ही शान की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए सर, यही नंबर था। उस लड़के ने कहा। शान फटाफट नंबर किसका है पता लगाने लगा और नंबर का पता चल गया। सर ये नंबर तो किसी लड़की निशा के नाम पर है। शान ने कहा, निशा? ये तो डिम्पी की फ्रेंड निशा है। इसका मतलब ये सब डिम्पी ने करवाया। रचित कसे हुए भाव में कहा, और उसे समझते देर नहीं लगी कि उस समय कमरे में उसके आने से पहले डिम्पी ही थी जो लॉकर को खोल रही थी, और रचित के आने के साथ वो छुपने की कोशिश में थी। वाओ, बड़ी ही चालाक समझती हो न तुम खुद को डिम्पी कपूर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ चालाकी किसे कहते हैं, रचित ने व्यंग से कहा। रचित को सच का पता चल जाता है कि डिम्पी ने ही उसके लॉकर के साथ छेड़छाड़ की है। वो अपनी बाइक लेकर मैंशन की ओर चल पड़ता है। अगर डिम्पी ने मेरी लॉकर को खोलने की कोशिश की है तो कहीं उसमें वो सब कुछ देख तो नहीं लिया, कहीं उसकी नज़र फोटोग्राफ पर तो नहीं, और अगर उसे याद आ गया और मुझे पहचान लिया तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इस समय रास्ते में चला जा रहा था, सहसा उसे एहसास कोई बाइक उसके पीछे पीछे ही आ रही होती। रचित उसे कुछ देर देखता फिर इग्नोर कर देता, लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल के बाद भी वो बाइक वाला उसके पीछे ही चला आ रहा था, रचित मन ही मन सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा ये बाइक मेरा ही पीछा कर रही। चलते हुए रचित बाइक साइड पर खड़ा कर देता और पीछे पलट कर देखता, वो बाइक वाला गायब था। थोड़ी देर के बाद रचित फिर से चल पड़ता। यहाँ मैंशन में डिम्पी अपने कमरे में आराम कर रही थी। रचित रूम का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर चला आता। What the hell? मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें, जब चाहे मेरे रूम में घुसे चले आते हो? डिम्पी रचित पर चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी की पर्सनल चीजों को बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाते, रचित ने जवाब दिया। डिम्पी थोड़ा घबरा गई, उसने मन ही मन कहा, ओ गॉड, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया, डैम इट। कौन से पर्सनल चीज, मैंने तुम्हारी किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाया, समझे? डिम्पी ने रचित से कहा। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी अपनी गलती, रचित डिम्पी के करीब जाता हुआ कहा। ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? कहा ना मैंने तुम्हारी किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाया मैंने, डिम्पी रचित से दूर जाते जाते हुए कहा। डिम्पी जितनी पीछे जाती गई रचित उतने ही उसके करीब आता गया, और डिम्पी के पीछे दीवार होने की वजह से वो पीछे नहीं जा पाई। उसकी दिल की धड़कनें डर से तेज होने लगी। रचित अपना फोन निकलता है और निशा और उसके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जिसे सुनते ही डिम्पी के होश उड़ जाते हैं। अब तो मानोगी कि तुमने मेरे पर्सनल चीजों को बिना परमिशन के हाथ लगाया और उसे हैक करवाया, रचित ने कसे हुए भाव से कहा। मना किया था मैंने मेरे पर्सनल चीजों से दूर रहना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉकर तक पहुंचने की, रचित बेहद गुस्से में आकर कहता। ओह रियली, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले?
हाँ है मेरी हिम्मत तुम्हारे पर्सनल चीजों को हाथ लगाने की। और मुझे अपनी लिमिट्स दिखाने से पहले खुद की लिमिट्स देख लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के पर्सनल रूम में बिना परमिशन के जाने की। डिम्पी जोर से रचित को धक्का देकर खुद से दूर करती। रचित समझ चुका था डिम्पी को उस पर शक हो चुका है और उस रात डिम्पी उस पर नजर रख रही होती है। बोलो अब बोलो, हो गई न बोलती बंद। अब क्या कहना चाहोगे कि डैड के रूम में आधी रात को इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे? यू नो वॉट, तुम कौन हो और यहाँ मेरे डैड के मेंशन में क्या करने के आए हो और तुम्हारी इंटेंशन क्या है ये मैं बहुत अच्छी से जान गई हूँ। ये वार्निंग है, मेरे डैड के घर और उनकी प्रॉपर्टी से दूर रहो, वरना मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करते देर नहीं लगेगी। उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे, समझे? डिम्पी रचित की आंखों में देखकर सख्त चेतावनी देकर जाती है और रूम से बाहर निकल जाती। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।